आज हम यहाँ हिंदी नाटक परंपरा और प्रयोग इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर सतीश मेहता और राजीव वर्मा। आप दोनों पिछले करीब 20 बरस से मध्य प्रदेश में, भोपाल में और इसके बाद इंदौर में, उसके बाद फिर भोपाल में काफ़ी हद तक रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हिंदी नाटक के लेखन की स्थिति से शुरू करें तो सतीश बता सकोगे कि हिंदी नाटक की हमारे यहाँ क्या परंपरा रही है? वैसे तो हम जानते हैं कि हिंदी नाटक की परंपरा इस मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी रही है। और पहले ये माना जाता था कि सबसे पहला हिंदी नाटक भारतेंदु ने लिखा है, लेकिन अब ये तथ्य सामने आया है कि रीवा के नरेश हुआ करते थे राजा विश्वनाथ सिंह। उनका लिखा हुआ नाटक आनंद रघुनंदन वो हिंदी का पहला नाटक है। अच्छा। तो हम ये मान सकते हैं ये नाटक 1860 में। अच्छा। और भारतेंदु के नाटक तो 1870 और 71 इसके बाद लिखे गए। तो इस प्रकार हम ये मान सकते हैं कि हिंदी जगत का अगर पहला कोई नाटक है तो वो मध्य प्रदेश से ही लिखा गया। अच्छा। उसके बाद भी एक बहुत लंबी परंपरा यहाँ रही है। भारतेंदु युग में अमान सिंह गोटिया थे, उन्होंने काफी नाटक लिखे। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा थे, उनके लिए लिखे हुए भी नाटक हैं। इसके अलावा हम अगर प्रसाद युग में तो यहाँ विशेष कार्य नहीं हुआ है, लेकिन द्विवेदी युग में अगर आते हैं तो माखनलाल चतुर्वेदी का काम बहुत जबरदस्त। कृष्णार्जुन युद्ध उनका नाटक, उनका लिखा हुआ नाटक था कृष्णार्जुन युद्ध। उन्होंने न केवल लिखा था, उसका मंचन उन्होंने खुद खंडवा में किया और फिर जबलपुर में आकर भी किया। अच्छा। उसके बाद भी एक बहुत लंबी परंपरा, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद हुए हैं यहाँ, हरिकृष्ण प्रेमी हुए हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नव नाट्यकर्म जब शुरू होता है तो शंकर शेष जैसे नाटककार यहाँ हैं। शरद जोशी जिनसे कि हम सब अच्छी तरह से परिचित थे, बहुत अच्छे व्यंग्यकार थे। उन्होंने बहुत अच्छे 2 नाटक लिखे हैं। अंधों का हाथी राजीव भाई तो उसके साथ जुड़े रहे हैं। और एक था गधा। शंकर शेष के नाटकों में एक और द्रोणाचार्य है। और हमारा पोस्टर है, अरे मायावी सरोवर है। ऐसे ढेर सारे नाटक हैं। हाँ, तो ये तो खैर हुआ एक पुराने जमाने में हिंदी नाटक की परंपरा जो रही है। इसके बाद आज के युग में भी कई नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र किया जाना चाहिए, और खासतौर से मध्य प्रदेश के लोग थे। डॉक्टर सत्यन कुमार और मंजूर एहतेशाम, फजल ताबिश, इकबाल मजीद, राजेश जोशी, इन लोगों ने काफी नाटक लिखे हैं। और प्रभाकर श्रोत्री का नाटक अभी इला बहुत प्रसिद्ध हुआ है। तो एक परंपरा हमारे यहाँ हिंदी नाटक के लिखने की भी रही है, और उसके अलावा उन नाटकों को मंचित करना या उन नाटकों को मंचित ना करके दूसरे नाटकों को मंचित करने में प्रयोग करना, ये भी एक परंपरा रही है। तो मैं राजीव जानना चाहूँगा कि ये जो परंपरा से हटकर नाटक की परंपरा की बात कर रहा हूँ, रंगमंची परंपरा की, कि रंगमंच की जो परंपरा बनी हुई है उससे हटकर भी कुछ प्रयोग हमारे यहाँ हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं सक्रिय रंगकर्म लगभग 25 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जितने सतीश जी ने पुराने नाटक यहाँ बताए कि मध्य प्रदेश में हमारे ये भी मेरे लिए भी एक जानकारी है कि मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहाँ सबसे पहला हिंदी नाटक लिखा गया। लेकिन मेरी जानकारी में हिंदी नाटक जो जितने पुराने लिखे गए वो मंचन बहुत कम हुए हैं। हाँ, मेरी जानकारी के अनुसार। ये आप दुरुस्त करें। मेरा जो नाटक हिंदी नाटक से संबंध शुरू हुआ है वो रामलीला से शुरू हुआ है। रामलीला को भी मैं हिंदी नाटक ही मानता हूं, क्योंकि अगर उसको हम इस तरीके से लें कि रामायण, तुलसीकृत रामायण को भी और एक महाकाव्य या महानाट्य नाटक मानते हैं हम, तो उसका जो मंचन है वो भी हमारे यहाँ काफी पहले से होता आ रहा है। मैं सबसे पहले उससे जुड़ा था। उसके बाद हमारे स्कूलों में जो पाठ हुआ करते थे हिंदी में, उनका नाट्य
मंचन किया जाता था पाठशालाओं में। हमारे गांव में भी हम लोग छुट्टियों में जाकर उसका मंचन किया करते थे। उसके बाद बीच में एक ऐसा समय आया था जब हिंदी नाटक, लिखे हुए हिंदी नाटक नहीं होते थे, बल्कि उनके रूपांतर या उनके ट्रांसलेशन काफी हद तक किया करते थे। उसमें बहुत से नाटक किए हैं। जहां तक प्रायोगिक रंगमंच का प्रश्न है, मध्य प्रदेश में और खास तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो एक गंभीर नाट्य चेतना शुरू की है, वो लगभग 20-21 वर्षों पहले बाबा कारंत ने यहाँ पर एक नाट्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया था, और उसके पश्चात ही जो सीरियस नाटक, गंभीर नाटक के लिए एक जो चेष्टा शुरू हुई है, तभी से। रंग शिविर भी शायद उन्हीं दिनों में बनाया था आप लोगों ने। जी हाँ, मेरे ख्याल में सतीश जी आप भी। मैं आके इंदौर से उसको देखता रहा, उससे थोड़ा जुड़ा रहा, और ये आप सही कह रहे हैं कि जो पहले के लिखे हुए नाटक थे उनके छिटपुट मंचन, उनके मंचन बहुत कम हुए, लेकिन दरअसल ये किस्सा मध्य प्रदेश के साथ नहीं है। सारे देश में हिंदी की जो रंग चेतना है वो 60 के बाद शुरू हुई, और उसके बाद बहुत तेजी से सारे देश में नाट्य आंदोलन शुरू हुआ है। हमारे यहाँ भी जो नाटक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश नाटकों के लेखन के अलावा मंचन में भी काफ़ी आगे रहा है। और यहाँ काफ़ी नाटक वैसे सतीश, सन 60 तो क्या कहा जाए, इप्टा ने बड़े पैमाने पर हिंदी नाटक किए हैं, और उनका एक मकसद था, तो एक उसे राजनीतिक मकसद से प्रेरित हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक मकसद के लिए नाटक करना, ये एक शुरुआत इप्टा से हुई है। और इसके अलावा भी लोगों ने अलग अलग स्तर पर नाटक किए जरूर है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से सन 60 के बाद शुरू होता है सिलसिला। लिखना ज्यादा हुआ है, लिखना भी हुआ है, और मंचन, लेकिन मंचन उस हिसाब से मेरा ख्याल में अब पिछले 20 साल से अगर हम लेंगे, तब से तो बढ़ा है। पिछले 20 वर्षों से तो काफी नाटक मंचित हो रहे हैं, लेखन भी काफी हो रहा है, जो नाम दिनेश ने अभी बताए हैं। उसके अलावा मैं कुछ और नाम बताना चाहूँगा, और वो नाम काफ़ी चर्चित भी रहे हैं। जैसे विभू कुमार हैं रायपुर के, उन्होंने नाटक लिखे हैं। नाग गोडस हैं ग्वालियर वाले, उनके लिए लिखे हुए नाटक हैं। और प्रमोद त्रिवेदी हैं उज्जैन के, उन्होंने अच्छे नाटक लिखे हैं। विलास गुप्ते इंदौर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं। तो नाटक लेखन तो हमारे यहाँ अभी भी होता रहा है, पहले भी होता रहा है। मंचन के लिए भी सुविधाएं आपने जैसा बताया, मैं एक जानकारी यहाँ देना चाहूँगा। सेठ गोविंद दास ने जो नाटक लिखे, तो उन्होंने स्वयं भी उनका मंचन करवाने के लिए जबलपुर में एक घूमता हुआ रंगमंच पर, और इस घूमते हुए रंगमंच पर कई नाटक हुए यूँ तो, लेकिन पहला जो सबसे पहला नाटक हुआ वो मोहन राकेश का लिखा हुआ आधे अधूरे नाटक था। अच्छा, और इसके अलावा भी, मतलब ये सेठ जी के जमाने में हुआ, ये सेठ जी के जमाने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। भोपाल में पुराने हमारे बहुत अच्छे अच्छे निर्देशक यहाँ रहे हैं। कृष्ण मेहता हैं, शशांक मुखर्जी हैं, विनायक चास्कर हैं, भानु चंदवास्कर हैं। ये लोग उस जमाने में भी नाटक करते रहते थे, और बड़े अभावों के बीच में ये नाटक आंदोलन जारी था। लेकिन आप जैसा राजीव कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तेजी से जो नाटक होना शुरू हुए हैं वो हिंदी का नाट्य आंदोलन के साथ ही हमारे यहाँ भी 60 के बाद। और वो बड़ा सौभाग्य हमारे यहाँ है कि यहाँ से दो बड़े अच्छे पूरे देश में प्रसिद्ध हमारे रंगकर भी निकले हैं। तो हबीब तनवीर, जिन्होंने बिल्कुल एक नए ढंग का काम किया। छत्तीसगढ़ से ऐसे कलाकारों को ले गए गाँव के, और फिर उनको ले जाकर विदेश में तक में धूम। और दूसरे सज्जन हैं सत्यदेव दुबे, आप तो उनके संपर्क में रहे हुए हैं काफी। तो इन्होंने वहाँ बम्बई में थिएटर यूनिट के नाम से काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। तो मैं राजीव जानना चाहूँगा कि आप ये इससे जो कारंत के पहले प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, वो कौन सा था और किस प्रकार का? देखिए, उसके पहले तो जैसा मैंने बताया कि खास तौर से जैसे रेडियो नाटक है, रेडियो से मैं बहुत अरसे से जुड़ा रहा। रेडियो पे बहुत हिंदी नाटक मैंने कार्य किया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सीरियस गंभीर नाटक जो है वो मैंने 72 के बाद ही भोपाल में देखा है, या उसको देखने की नजर मुझ में आई है। कारंत जी ने जो वर्कशॉप किया था उसमें
हिंदी नाटक ही किए थे, उसमें एक भी रूपांतरण नहीं किया था उन्होंने। जैसे डॉक्टर शेष का नाटक उन्होंने लिया था, एक और द्रोणाचार्य, उसकी जो प्रस्तुति, उसका जो लेख था, वो भी एक बिल्कुल परंपरा से हटकर था, वो नया प्रयोग था। अगर आपने उसका मंचन देखा हो तो उसमें बिल्कुल ही एक अलग किस्म से उन्होंने एक पुराने परिवेश और आज के परिवेश में एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है और क्या भूमिका होना चाहिए, उसका उन्होंने कंपैरिजन किया था। उसका प्रदर्शन भी उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से किया था। फिर उन्होंने मणि मधुकर का एक नाटक लिया था, वो भी अपने आप में बिल्कुल ही नया प्रयोग, लिखने में भी कह सकते हैं, रसगंधर्व मैं तो कहना चाहता हूँ, और मंचन में भी बिल्कुल नया प्रयोग किया था। फिर उन्होंने मोहन राकेश का एक नाटक किया था, छोटा नाटक, छतरियां। अच्छा, हाँ, उसको अगर आपने पढ़ा हो तो उसका बिल्कुल ही एक नया ढंग है, बिल्कुल एक जिसको बोल सकते हैं कि क्रांतिकारी स्वरूप लेखन का, नाट्य लेखन का सामने आया था। और उसका मंचन अगर आपको याद हो, आपको अगर ये तो टेरेस थिएटर, टेरेस थिएटर पे किया था। उसके अलावा उन्होंने एक विपिन कुमार अग्रवाल के छोटे नाटक किए थे, कूड़े का पीपा, और उल्टा उस वर्कशॉप के दौरान ही मध्य प्रदेश, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ से एक नई चेतना जागृत हुई है नाट्य क्षेत्र में, और उसके पश्चात ही लगभग 20 वर्षों में इतना तेजी से फैला है। और हिंदी नाटक लिखने वाले भी उसी के बाद ज्यादा सामने आए। असल में एक बड़ी मुश्किल जो अब हो गई है कि अगर कोई नाटक लिखता है तो ये सोचता है कि इसका मंचन होना चाहिए, और अगर नाटक लिखे कोई नाटककार और कुछ दिन तक पढ़ा रहे वो बगैर मंचित हुए तो उससे जरा थोड़ा क्लेश होता है। मेरा ख्याल में बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले जो नाटक लिखे जाते थे उसमें बहुत से नाटक ऐसे होते थे, उसमें ये सोच ही नहीं होती थी कि इसका मंचन होगा कि नहीं होगा, वो पढ़ने के लिए होते थे। लेकिन अभी जो नाटक होते लिखे जाते हैं उनका कई, जैसे श्रोत्री जी हैं, प्रभाकर श्रोत्री हमारे यहाँ के बड़े अच्छे लेखक हैं, उन्होंने तो लिखने के दौरान भी कई मर्तबा आकर उनके जो रंगमंच के साथी हैं जो मंचन करते रहे, उनसे डिस्कशन किया, वो उसके बाद उसमें जो सुधार लाना था वो लाए। वो एक और जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, शरद जोशी जो है उनका बड़ा योगदान रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब भोपाल में बहुत नाटक नहीं होते थे तो वो दिल्ली से ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी वाला जो नाटक था, आधे अधूरे, मोहन राकेश का लिखा हुआ, उसे लेकर भोपाल में और इंदौर में आए थे, और यहाँ उन्होंने बहुत ही सौजन्य के साथ और अपने सारे मित्रों को लेकर और उनका प्रदर्शन किया था, और उस नाटक के प्रदर्शन से यहाँ एक बड़ा अच्छा माहौल बना। शरद जी ने खुद भी काफी प्रयास किया, उनकी पत्नी इरफाना जी जो है वो अभिनय, वो भी अभिनय में, उनकी बिटिया अभिनय करती थी, इस नाते उनका बहुत बड़ा योगदान था। जहाँ तक लेखन और नए लेखकों का आपने जिक्र किया है दिनेश, तो मैं जानता हूँ जहाँ तक एक सतीश दवे हैं उज्जैन के, उन्होंने भी बहुत कुछ अच्छे नाटक, बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं, और कुछ नाटक अभी यहाँ हमारे शहर के भी बिल्कुल नवोदित लेखक हैं, वो लिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो लेखन परंपरा है उसके साथ साथ यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है, भोपाल में तो मैंने देखा है पिछले साल कि नाटकों की तलाश बहुत जोरों से जारी रहती थी, क्योंकि एक बात तो एक महीने के अंदर 20 नाटक, पिछला वर्ष यहाँ नाटकों की गहमा गहमी का वर्ष था, 20 नाटक यहाँ पे एक वर्ष में किए गए। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी तेजी में नाटक हो रहे हैं, लेकिन हम नाटक सिर्फ नाटक के लिए करें ये एक बात हो सकती है, और नाटक के पीछे कोई सामाजिक प्रतिबद्धता हो ये भी एक अहम सवाल है। तो मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा कि क्या इस दिशा में कोई प्रयास हुआ है, वो चाहे रंगमंच पर हो या नुक्कड़ नाटक हो या टेरेस थिएटर हो या घरों में छोटे पैमाने पर किए जाने वाले नाटक हो? जरा इस सिलसिले में आपने बहुत सही सवाल किया है, और जो हम चाहेंगे कि इसका ज़्यादा इस पर सोच विचार हो, क्योंकि मैं आधुनिक परिवेश में जो नाटक है या रंगकर्म है या थिएटर वर्ग जिसको बोलते हैं, उसको केवल एक साहित्यिक या एक पढ़ने लिखने की चीज या सिर्फ आनंद लेने की चीज नहीं, उसको जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। इसका सामाजिक स्वरूप तो होना ही चाहिए। उसके अलावा मेरे विचार में नाट्य कर्म जो है, पढ़ने से लेकर करने तक, ये एक मनुष्य के व्यक्तित्व को संवारने में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है।
और मेरे विचार में इस दिशा में अभी तक कोई खास सोच विचार हुआ नहीं। हाँ, अब क्योंकि अभी जैसे बदकिस्मती से बड़े सांप्रदायिक तनाव से हम गुजरे हैं, इस बीच में मैं समझता हूँ कि रंग कर्म करने वाले लोग बहुत तेजी से कचोट सकते थे लोगों के दिलों को और उनकी चेतना को जगा सकते थे। तो वो जो सुप्त चेतना जिसको हम कह सकते हैं, एक ख्याल है और लेकिन वो सोया हुआ ख्याल है, उसको जगाना बहुत जरूरी है। और उसको जगाने का काम, चोट मार कर जगाने का काम, गुदगुदा कर या चुभो कर जगाने का काम रंगमंच बहुत सटीक ढंग से कर सकता है। सतीश ने मसलन एक नाटक लिखा था इन दिनों, बहुत चर्चित हुआ है वो नाटक, भारत के लाल। सड़क पर उसको किया जाता, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। गीत भी थे उसमें और जिस ढंग से वो नाटक हुआ था तो आम आदमी को वो लगता था कि तो हमारी अपनी कहानी। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होना जरूरी है। सतीश, इस तरह कुछ और भी प्रयोग हुए हैं? इस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में नुक्कड़ नाटक बहुत अच्छे से होते रहे हैं। मैं स्वयं इंदौर में 1978 में नुक्कड़ों पर गया और मैंने नुक्कड़ पर नाटक किए। उसके बाद और उसके साथ ही साथ समझिए रायपुर में भी विभू कुमार काफी नुक्कड़ नाटक करते रहे। फिर यहाँ भोपाल में यदुराज सिंह ने भी कुछ नुक्कड़ नाटक किए। मैं बहुत जरूरी मानता हूँ इसको कि आप जब जिस समाज से जुड़े हुए हैं उसके प्रति आपका कोई दायित्व है। तो इसी तरह के नाटक भी हों और इसी तरह के काम चलते रहें। और इस उम्मीद के साथ अब हम आपसे इस बातचीत को खत्म करते हैं।